आधुनिक भारत के बारे में आज हम बात करेंगे। उत्तरकालिक मुगल सम्राट, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन और ब्रिटिश शासन की शुरुआत कैसे हुई, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आपको आधुनिक भारत के ही पाठ हैं। उसके इतिहास उत्तरकालीन मुगल सम्राट और यूरोपीय व्यापारिक जो कंपनी है उसके आगमन के साथ शुरू हो जाता है। इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो भारत का जो राजनीतिक है, सामाजिक और आर्थिक ढांचा धीरे धीरे बदल रहा था। मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति जो थी और आपसी संघर्ष ने भारत को यूरोपीय शक्ति के लिए एक आसान शिकार बना दिया। विशेष रूप से 17वीं शताब्दी से यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का भारत में जो आगमन और उनके व्यापारिक हितों ने देश के भविष्य को जो पूरी तरह से बदल दिया। उत्तरकालीन मुगल सम्राट और उनकी कमजोर स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। तो भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मुगल सम्राट केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और उनकी सत्ता भी सीमित हो गई थी और सीमित लगातार होते जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजा थे, क्षेत्रीय राजा, जैसे बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर जैसे जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट हुए, वह साम्राज्य को संभालने में कहीं न कहीं असमर्थ हुए थे और क्षेत्र घोषित कर चुके थे। वहीं क्षेत्रीय ताकत जैसे कि आप बता ही दिए, मराठा हो गया, राजपूत, सिख और नवाब बंगाल में, वह अपनी स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर चुकी थी। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन 16वीं शताब्दी के अंत में ही हो गया था। आप लोग भी जानते होंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया था। भारत में यूरोपीय कंपनी उसका आगमन उसी के साथ हो गया था। सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी भारत आए थे, जिन्होंने गोवा और उनके आसपास के क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बना लिए थे, और बाद में जो डच आए, फ्रेंच आए और अंग्रेज आए, वह कंपनी भी भारत में कहीं न कहीं विभिन्न हिस्सों में व्यापार अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित कर चुकी थी। इसी कड़ी में बंगाल में कोलकाता के आसपास ब्रिटिश अपना प्रभावशाली कंपनी का डेरा डाला, और इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में फिर से अपना पैर पसारने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसका उद्देश्य केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा था। बाद में उन्होंने मुगल दरबार में अपनी पकड़ बनाई थी और धीरे धीरे फर्रुखसियर से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया। भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया था। बंगाल पर अंग्रेज का आधिपत्य जो हुआ वह 1757 में पलासी के युद्ध से माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उन्होंने युद्ध किया था, पलासी का युद्ध, और वह सिराज उद दौला को हराया था वहां, जिससे बंगाल पर उनका आधिपत्य स्थापित हुआ था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में, पलासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पलासी की जीत ने अंग्रेजों को बंगाल का नियंत्रण उनके हाथ में आ गया था, अंग्रेज के हाथ में आ गया था, और वहां से भारत में आर्थिक और राजनीतिक रूप से उन्होंने मजबूत हो गया। वहीं अगर 1764 में बक्सर के युद्ध का बात करें तो उसमें भी अंग्रेजों ने एक निर्णायक जीत हासिल किया था, जिसमें कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार उन्हें मिल गया था। टैक्स वसूलने का अधिकार जो होता था उस समय। अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश वहीं से शुरू कर दिया। अंग्रेज का मैसूर से युद्ध हो, संबंध हो। मैसूर में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई था तो टीपू सुल्तान था। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ मुखर रहे थे। मैसूर युद्ध 1767 से 1799 के दौरान चला,
काफी व्यापक युद्ध था, जिसमें अंग्रेज ने मैसूर की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। टीपू सुल्तान जो था, उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से मदद लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन अंतिम लड़ाई में वह जो है हार गया था और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके साथ ही जो है मैसूर पर जो है अंग्रेज का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। अगर हम फिर बात करें सिख और अंग्रेज का, पंजाब वाले भाग में अगर आएंगे, तो सिखों और औरंगजेब के बीच भी जो है संघर्ष का इतिहास जो है वह काफी महत्वपूर्ण है और काफी लंबा भी है। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में जो है सिख साम्राज्य उत्तर भारत के क्षेत्र में काफी सक्रिय थे और अंग्रेज के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर जो है उभर रहे थे। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य जो है कमजोर होने लगा और अंग्रेजों ने इसे अपने नियंत्रण में लेने की जो है कोशिश शुरू कर दी थी। 1845-46 में जो है प्रथम सिख युद्ध हुआ और 1848 से 49 में जो है द्वितीय सिख युद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेज ने पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया और सिख साम्राज्य का जो है अंत हो गया। लेकिन कुछ बुक में 1856 के आसपास तक जो है दिखाया है इसको। पंजाब अंग्रेज का एक हिस्सा बन गया था और यह अंग्रेज के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बन गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो है उसके बाद भारत में आए, जो कंपनी के लिए काम करते थे। गवर्नर जनरल जो प्रधानमंत्री लेवल का आदमी होता था। भारत में ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नर जनरल का कंसेप्ट लाया गया था। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिंग्स, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को संगठित करने का कार्य किया था। 1784 में पारित पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है गवर्नर जनरल की शक्ति को काफी जो है बढ़ा दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी जैसे जो गवर्नर जनरल हुए भारत में, उन्होंने भारत में जो है प्रशासनिक सुधार के साथ साथ जो है अंग्रेज के साम्राज्य को बढ़ाने में, मतलब कि विस्तार करने में उनका जो है अहम योगदान रहा। लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत की जो नीति थी, व्यापगत की नीति इसमें था कि कई स्वतंत्र भारतीय राज्य को उन्होंने अंग्रेज के अधीन कर दिया था। यह नीति भारतीय शासक के वंश समाप्त होने पर उनके राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की अनुमति देती थी। आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय कंपनी के आगमन और उनके व्यापारिक हितों से गहराई से जुड़ा हुआ था। अंग्रेज ने व्यापार के जरिए भारत में अपनी पकड़ बनाई, लेकिन धीरे धीरे वह जो है पूरी तरह से भारत पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो है हावी हो गए। मुगल साम्राज्य की गिरावट, बंगाल पर अंग्रेज का आधिपत्य और मैसूर और सिख के साथ संघर्ष और गवर्नर जनरल की जो भूमिका थी, यह सब मिलकर इस सब का एक संगठित परिणाम भारत को अंग्रेज के अधीन ला दिया।